First of all, I welcome you all to the NET JRF class. My name is Vatsal Chaudhary and I am JRF qualified in political science. I've done all my study, bachelor's, master's, and right now pursuing my PhD in political science itself. अभी JRF एग्जाम में आपने एनरोल किया है तो यू मस्ट बी नोइंग व्हाट JRF एग्जाम इज. उसके बारे में मेरे को बताने की नीड नहीं है. बट अभी एक क्वेश्चन मेरे पास आया कि पॉल साइंस में एनरोल किया है तो व्हाई वी आर स्टार्टिंग विद public administration. Our first lecture will be on public administration. Now I'll tell you, अगर आप सिलेबस पे जाएंगे और पॉलिटिकल साइंस JRF में there are 10 यूनिट्स. पहले क्या होता था कि 10 के 10 यूनिट्स में इक्वल वेटेज होता था, 10 क्वेश्चंस ईच यूनिट. ऑफ लेटली व्हाट हैज स्टार्टेड टू हैपन, कभी ज्यादा किसी से आ जाता है, किसी से कम. दिस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो एज अ यूनिट है ना, वो ऐसा यूनिट है जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग है. Why? Syllabus is very to the point. Then उसके अंदर से जो क्वेश्चन आते हैं, we'll be having some 7-8 lectures इसके ऊपर, और वो 7-8 लेक्चर में जो सब हम कवर करेंगे क्वेश्चन उसी में से बनेगा. वो ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन की तरह पे वो एक एंडलेस बॉटमलेस सी है कि खत्म ही नहीं होता है कभी. तो अभी ये अपना पूरा सिलेबस है. आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी ऑल्सो. तो ये वाला सिलेबस है ना, इससे यू आर वेरी फेमिलियर. दिस इज ऑल्सो वील बी डीलिंग विद एवरीथिंग. जो 10 की 10 यूनिट्स हैं पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस की, 10 की 10 यूनिट्स वील बी डीलिंग विद. सो व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिकल थॉट तो देयर विल बी सम न्यू थिंकर्स. माओ आपने नहीं पढ़ा होगा, कन्फ्यूशियस आपने नहीं पढ़ा होगा, हीगल तो आप लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा थोड़ा, फ्रांस फैनन आपने नहीं पढ़ा होगा, बट दिस विल इनफैक्ट हेल्प यू. देन यूनिट 3 पे हम जाएंगे तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट में देयर आर सम 20 थिंकर्स. बट दिस इज वेरी इजी क्योंकि इंडियन थॉट में बहुत कोहेरेंस है, तो वो जल्दी जल्दी वो पढ़ाएंगे टीचर्स. हैंडआउट्स मिलेंगे, हैंडआउट से आपका होता चला जाएगा. कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इसमें बहुत ज्यादा डिटेल्ड है इन कंपैरिजन टू व्हाट वी हैव इन यूपीएससी. यहां ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी. देन आईआर वेरी सिंपल, वही सारे कंसेप्ट, वही सारी अप्रोचेस, यूएन वगैरह सब कुछ जो आप लोग पढ़ते हो वही सब होगा. एवरीथिंग विल बी डेल्ट इन डिटेल. हम ये कंसीडर नहीं करेंगे कि आपने यूपीएससी में पढ़ लिया है तो अब इसको ये पढ़ाने की नीड नहीं है. वील थिंक यू नो नथिंग एंड वील डील इट अकॉर्डिंगली. ठीक है. देन इंडियन फॉरेन पॉलिसी सिमिलरली. देन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, ये स्पेसिफिकली आई विल डील विद इट एंड आई विल डील विद इट इन अ मैनर कि जब मैं फंडामेंटल राइट्स पढ़ा रहा हूं तो आई विल गो 2 लेयर्स डीपर. और व्हेन आई से 2 लेयर्स डीपर, व्हाई डू आई नीड इट? कि यू JRF के लिए तो आपके लिए इजी हो जाएगा कि मैंने बता दिया कि राइट टू इक्वालिटी है, आर्टिकल 14 है, और राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 है. वेरी इजी. बट रिडंडेंसी बढ़ेगी कि फिर यूपीएससी क्लास में आप 15 क्लॉज 1 क्लॉज 2 क्लॉज 3 भी पढ़ रहे हो, तो मैं वो यहाँ पे सारे पढ़ाऊंगा सो दैट योर लक्ष्मीकांत बिकम्स इजियर, सो दैट आपका पॉलिटी बिकम्स इजियर. अंडरस्टूड? देन ये थोड़ा डिटेल्ड है. इसके बाद पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया है, ये वही वाला पार्ट है, आईजीपी वाला पार्ट पूरा. एंड देन कम्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक यूनिट है इसके अंदर, और द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ इट इज वेरी स्पेसिफिक. व्हेन आई से वेरी स्पेसिफिक, इट टेल्स अस कि यहां हमको मीनिंग एंड इवोल्यूशन पढ़ना है, पब्लिक एंड प्राइवेट में फर्क पढ़ना है, देन इकोलॉजिकल अप्रोच पढ़नी है, डिसीजन मेकिंग सिस्टम थ्योरी. Then similarly scientific management theory, development administration, new public administration, rational choice theory. बहुत स्पेसिफिक है एंड these are topics जो एक एक पेज में कवर होने वाले टॉपिक्स हैं. आज के लिए तो हम सिर्फ इतना करेंगे, मीनिंग एंड इवोल्यूशन, पब्लिक एंड प्राइवेट. अब व्हेन आई से मीनिंग एंड इवोल्यूशन, जब हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के मीनिंग और इवोल्यूशन पे जाएंगे तो उस इवोल्यूशन के अंदर साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी भी कवर होगी, लीडरशिप भी कवर होगी, ये भी कवर होगी, मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट भी कवर होगा, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स भी कवर होगा, ये साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी पूरी कवर होगी, इकोलॉजिकल होगी. बट आज मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा. आज मैं आपको बताऊंगा कि दीज आर द 5 फेजेस. इन 5 फेजेस से होके पूरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो 5 फेजेस में डिवाइड किया जाता है, कैसे वो इवॉल्व हुआ है एज अ डिसिप्लिन, उसमें यू विल हैव अ इंट्रोडक्टरी इंट्रोडक्शन टू ऑल दीज. तो आपको थिंकर का नाम, स्कॉलर का नाम, कि भाई ये गुलिक एंड उर्विक है, ये हेनरी फ्योल है, इनके ये प्रिंसिपल है, इनकी ये बुक है, उतना मिलेगा. उन प्रिंसिपल्स के अंदर डिटेल क्या है उसके लिए हर एक के ऊपर एक सेपरेट लेक्चर होगा.
तो ये पूरा सिलेबस जो है पबएड का, दिस वील ट्राई टू कवर इन सम 8 लेक्चर्स, 7 to 8 लेक्चर्स हम इसमें लेंगे 1 आवर से 1.5 आवर के, और उसके अंदर वील इंश्योर कि हमने पीवाईक्यूज भी कवर कर लिए हैं, सिलेबस भी कवर कर लिया है, एंड हमारे जो आने वाले एग्जाम के लिए तैयारी है वो कंप्लीट हो गई है, फिर उसके बाद इसमें कुछ करना नहीं है। ठीक है, वेल अंडरस्टूड। अब इसमें किसी को कुछ डाउट है किस तरह से हम लोग कोर्स को आगे लेके जाने वाले हैं, या कुछ चीज है तो मुझसे पूछ सकते हो। वीकली इट विल बी 5 to 6 क्लासेस। ठीक है, आइदर इट विल बी मंडे टू फ्राइडे और मंडे टू सैटरडे, डिपेंडिंग। सो मैं आपका यूपीएससी डिस्टर्ब नहीं करना चाहता या किसी भी स्टूडेंट का, और जीआरएफ के लिए उतनी नीड नहीं है कि मैं आपको रोज लाके ना यहाँ 2.5 घंटे बैठाऊं, तो मैं आपको यहाँ पे बैठ के डिक्टेट करूं। व्हाट आई वांट इज, मैं आपको ये नोट्स दिए हैं, इस नोट्स में सब कुछ है, मैं एक्सप्लेन करूं, आपको की पॉइंट्स दूं। एक तो ये एसी चला दो, ये इरेज नहीं हो रहा है इसमें ना, तो मैं की पॉइंट्स आपको दूं और यहीं आपको बताऊं कि इसका अलग शॉर्ट नोट्स बना लो, क्लास में बताऊंगा कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है। जैसे जेआरएफ के एग्जाम में आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, स्कॉलर का नाम, स्कॉलर किस स्कूल ऑफ थॉट से है, बुक कौन सी लिखी है उसने, प्लस क्रोनोलॉजी, ये 4 चीज ऐसी हैं जो 50% सिलेबस कवर, 50% क्वेश्चन पेपर को कवर करेंगी। 100 क्वेश्चन आएंगे तो 50 क्वेश्चन क्रोनोलॉजी, बुक का नाम, कौन सा स्कूल ऑफ थॉट, इतने में ही खत्म हो जाएंगे। तो ये चीज हर एक में ध्यान रखनी है हमको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लिखना किसी को कुछ नहीं है, ठीक है, नोट्स आपके, हाँ पैटर्न बता देता हूँ। ठीक है, सो जो जेआरएफ का हमारा पेपर होता है, इट इंक्लूड्स 2 पेपर्स, एक ही साथ होते हैं दोनों पेपर, 3 घंटे का टाइम मिलता है, यू गेट 3 आवर्स। उन 3 घंटों में यू हैव 150 क्वेश्चंस, 150 में से 50 क्वेश्चंस आर ऑफ पेपर 1 विच इज जनरल फॉर ईच सब्जेक्ट, जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, एनवायरमेंट एंड अदर टॉपिक्स इन कंप्यूटर्स एंड एवरीथिंग, वो सब चीजें पूछी जाती हैं। एंड देन देयर इज सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर 2 विच इज ऑफ 100 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स ईच, तो टोटल 300 मार्क्स का आपका ये पेपर होता है विद नो नेगेटिव मार्किंग। एक बेसिक समझ में आया? तो मतलब हमको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं एग्जाम में? 150 के 150 अटेम्प्ट करने हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे एक बार इनसे मैंने डिस्कस किया था, कई बार स्टूडेंट्स क्या होते हैं, इसके अंदर मैथ्स के क्वेश्चंस आते हैं उससे डर जाते हैं, ऐसा लगता है कि यार ये कैसे होगा। बहुत सिंपल होते हैं पेपर। इस वाले कोर्स के अंदर वील बी डीलिंग विद ओनली पेपर 2, बट जब पेपर 1 का भी हमारे यहाँ देयर इज अ कोर्स, विकास सर, ही इज जेएनयू फ्रॉम पीएचडी फ्रॉम जेएनयू, तो वो उसको लेते हैं। इनफैक्ट ही इज एमबीबीएस फ्रॉम मौलाना आजाद कॉलेज, तो ही इज डॉक्टर इन बोथ वेज, तो वो पेपर 1 लेते हैं। उसको आप वहां से पढ़ो या सेल्फ स्टडी भी करो, पेपर 1 इज अ वेरी डुएबल पेपर, उससे डरना नहीं है बस। ठीक है, वो क्या होता है, क्वेश्चन क्वांट का क्वेश्चन आएगा, आप सोचोगे कि मैं इसमें कितने टाइम दूं, 3 घंटे ही है मेरे पास टोटल, क्वांट के 5 क्वेश्चन में भी 20 मिनट दे दिए, कोई बात नहीं है। बाकी क्वेश्चंस ऐसे हैं कि मैंने आपको सामने दिया, अभी अपने नोट्स खोलो, नोट्स में सेकंड लास्ट पेज, थर्ड लास्ट पेज पे आओ। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर किसी को ये क्वेश्चन आता है, कितनी देर लगनी चाहिए इसको सॉल्व करने में? अगर किसी को आता है तो 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड। तो देयर विल बी क्वेश्चंस व्हिच विल बी सॉल्व्ड इन 10 सेकंड्स, देयर विल बी क्वेश्चंस व्हिच विल टेक 3 मिनट्स। तो वो उसके लिए क्या करना होगा, रेगुलर प्रैक्टिस करनी होगी, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, अभी पेपर पैटर्न में कुछ और समझना है नहीं ना, ये एक बेसिक चीज है, बस इतना ही है और कुछ है नहीं। स्टार्ट करते हैं, क्योंकि विदाउट एनी डिले, ये तो हम लोग जब साथ में तैयारी करेंगे तो विल इंश्योर कि हम रेगुलर बेसिस पे ये सब चीजें डिस्कस करते रहें। एक चीज मैं अभी बोल देता हूं, आप में से कुछ डेमो वाले हो, कुछ इनरोल्ड हो, अगर नेट निकालने के लिए डेमो लेने आए हो या नेट निकालने के लिए ज्वाइन कर रहे हो, कोई जरूरत नहीं है। अगर पॉल साइंस का ऑप्शनल कर रहे हो, नेट भी नहीं निकल रहा है, तो स्थिति बहुत खराब है, और नेट निकालने के लिए कोचिंग करनी नहीं चाहिए कायदे से।
मेरे लिए ये है कि अगर आप लोग मेरे साथ अगले 4 महीने 5 महीने ये कोर्स पूरा करने वाले हो तो वो जेआरएफ निकलना चाहिए। ठीक है, माय स्टूडेंट सीयूबीटी पीजी में अभी 290 नंबर आए 300 में से। ठीक है, निवेदिता राजपुरोहित। तो सच काइंड ऑफ मार्क्स कैन बी स्कोर्ड इन ऑब्जेक्टिव पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सिलेबस पता है, पॉइंट्स पता है, उसमें भी नंबर नहीं आ पा रहे तो कोई पॉइंट नहीं है। तो इसलिए मेरा सीधा सीधा है, हम लोग 4 महीने 5 महीने साथ में मेहनत करेंगे, इंडिविजुअली सबसे मैं कनेक्टेड रहूंगा, सबका मैं देखूंगा कि क्या आपकी परफॉर्मेंस है, इंक्लूडिंग जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, आई विल बी कनेक्टेड विद ईच वन ऑफ यू। एंड सभी स्टूडेंट्स का मैं चाहता हूं कि हम ऐसा बैच बनाए कि जो भी बच्चा मेहनत कर रहा है सब जेआरएफ निकाले। एंड इवेंचुअली मैं कितना समय आप लोगों को दूंगा डिपेंड करेगा कि आप कितना समय अपनी पढ़ाई को दे रहे हैं। ठीक है, जिसमें मुझे पोटेंशियल दिखती जाएगी कि ये मेहनत कर रहा है, उसको मैं ज्यादा समय देता जाऊंगा, क्योंकि मेरा रिजल्ट आप लोगों को, मुझे जेआरएफ ही निकलवाना है। जब मेरे पास आपका आए, आप आओगे ना कि सर नेट निकल गया, आई विल से बेटर लक नेक्स्ट टाइम, आई वोंट से कांग्रेचुलेशंस। ठीक है, पीपल कम टू मी, दे से आई हैव क्वालिफाइड नेट 10 टाइम्स, आई से यू हैव फेल्ड जेआरएफ 10 टाइम्स, एज सिंपल एज दैट। सक्सेस इस एग्जाम में जेआरएफ ही है, नेट या पीएचडी इज नॉट सक्सेस। ठीक है, इससे हम स्टार्ट करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हाँ डाउट है? पीजी के लिए देयर इज अ सेपरेट कोर्स। सी पीजी का सिलेबस अलग है, लेक्चर्स पीजी और जेआरएफ के सिमिलर होते हैं, बट जेआरएफ जितना नहीं पढ़ना होता। So when I will teach Plato in this class, the same lecture will go to CUET PG students for Plato, but they do not need evolution of public administration, that is not part of their syllabus. इतना सिंपल है। हाँ, CUET PG is a subset of JRF का syllabus. JRF syllabus in general covers JRF, assistant professor, CUET, everything. तो अगर कोई ये चाहता है कि मैं दोनों एग्जाम के लिए एक कोर्स करूं तो दैट इज नेट जेआरएफ का कोर्स। ठीक है, एंड CUET वी डू नॉट ऑफर इन लाइव, CUET वी डू नॉट ऑफर इन ऑफलाइन, दिस इज फॉर जेआरएफ ओनली। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट यहां से। ठीक है, अभी सबके डाउट्स क्लियर हो गए ना? हाँ, सो आई विल स्टार्ट विद द इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बट बिफोर दैट कैन एनीवन हियर टेल मी व्हाट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? मे बी नॉट। व्हाट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? कभी ऐसा सोचा है कि why do some governments fail despite having brilliant politicians? Maybe governments like where economists like Manmohan Singh is heading, but the government fails. And sometimes a government does exceptionally well even when they do not have exceptionally well politicians in charge. Execution is one of the main. Say suppose आप में से किसी ने अभी कोई गवर्नमेंट की कोई सर्विस यूज करी है रिसेंटली, पिछले 1 महीने में? आरटीआई यूज किया है, यूपीआई यूज किया है, पासपोर्ट के लिए डिजी लॉकर यूज किया है। अब लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं पासबुक का। हु इशूज द पासपोर्ट ऑफ इंडिया? गवर्नमेंट। बट डू द प्राइम मिनिस्टर पर्सनली इशू द पासपोर्ट टू यू? नहीं। हु इज, हाँ नहीं, बट हु द पर्सन is the ministry of minister himself issuing the passport? So there is some invisible machinery that is working behind everything. That invisible machinery that gets all the execution done, that is public administration. क्या होता है एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब? अच्छा, यहां पे जो जो लिखा है कुछ नोट करने की नीड नहीं है, जो नोट करने की नीड है दैट इज ऑलरेडी देयर इन योर नोट्स। ठीक है, एंड जहां कुछ जरूरत होगी तो मैं बताऊंगा। ठीक है, so it has its like just like every term it has Latin roots, administer, and administer it means to serve, बहुत basic terms में। अभी now we'll have to understand थोड़ा सा और deeply how it works. So suppose we have Motor Vehicles Act, the Parliament passes Motor Vehicles Act, then the Motor Vehicles Act makes the Transport Department, it makes RTO, and RTO issues you the driving license. ठीक है, this is a system in place, right? But who made the law? Parliament. But did Parliament issue you the driving license? No, there was a body to execute that. So this is where you understand what Woodrow Wilson,
the father of public administration, gives his definition of public administration. What does he say? He say public administration is a detailed and systematic application of law. Application of law. What was the law जो अभी डिस्कस किया था मैंने? मोटर व्हीकल्स एक्ट. वो लॉ है. उस लॉ के नीचे डिपार्टमेंट बनाया, उस डिपार्टमेंट के नीचे ऑफिस बनाया आरटीओ का, उस वो दे रहा है आपको लाइसेंस. ऐसे समझो. तो इट इज ए डिटेल्ड एंड सिस्टमेटिक एप्लीकेशन ऑफ लॉ. अभी यहां से हमको एक प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है जो हम थ्रू आउट कोर्स में करेंगे. यहां पे एक नाम आया, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वुड्रो विल्सन की बुक है. इसको सिर्फ टिक नहीं करना है, एक सेपरेट कॉपी रखनी है, सेपरेट पेज रखना है. जो जो बुक्स के नाम आएंगे उनका एक सेपरेट हम रजिस्टर बना लेंगे. तो अभी वुड्रो विल्सन से स्टार्ट करेंगे. ही इज द फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड ही हैज गिवन दिस एसे, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, इसमें लिखा हुआ है आपके में, बट विल वन बाय वन कीप एडिंग टू द लिस्ट. बिफोर मूविंग ऑन टू द अदर डेफिनेशंस, पहले आपको एक चीज समझने की जरूरत है कि देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ व्यूज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और एग्जाम में बहुत बार ये पूछे गए हैं. क्या है वो व्यूज? पेज नंबर 3 खोल लीजिए अपने नोट्स का. आप लोग कौन सी यूनिवर्सिटी से, डीयू से पढ़े हैं? कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं? डीयू. यूनिवर्सिटी कौन चलाता है? हु रन्स द यूनिवर्सिटी? वाइस चांसलर. ही सेड if vice chancellor runs the university, so his view is a narrow managerial view. ठीक है ना, nothing bad in it, there are scholars for that too, but his view is a narrow managerial view that the management in position, वो vice chancellor is running the university, but someone's view will say that the clerks, the security guards, the IT persons, the accounts persons, the teachers, the principals, the deans, everyone including all the persons in the university, they run the university. This is also true, but then someone will come and say no, they only execute what is told to them. But what is being executed, how things are getting done, and what is to be told, that what needs to be done, those are being done by only the executive branch, that is principal, deans, vice chancellor. खत्म. तो ये दो व्यूज है. एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि ब्रॉडर व्यू किसका था, नैरो किसका था. ब्रॉडर और नैरो में जब मैं बात करता हूं तो दिस इज अबाउट द स्कोप ऑफ द डिसिप्लिन, एंड व्हेन आई टॉक अबाउट द नेचर, तो ब्रॉडर में ही हम कहेंगे इंटीग्रल. इंटीग्रल के लिए क्या मतलब है? इंटीग्रल मींस इट इंक्लूड्स पॉलिसी फॉर्मुलेशन. फॉर्मुलेशन कौन करेगा? लेजिस्लेचर. एग्जीक्यूशन कौन करेगा? एग्जीक्यूटिव. एंड एडजुडिकेशन, जुडिशरी. तो जब एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी सबको मिला के फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम अटेंडेंस टू द हेड ऑफ स्टेट, एवरीवन इज इंक्लूडेड इन दिस. तो वो क्या है? ब्रॉडर इंटीग्रल व्यू. एंड व्हेन इट इज जस्ट अबाउट द एग्जीक्यूटिव ब्रांच, इट इज द नैरो व्यू. अब अपने नोट्स में पढ़िए क्या लिखा हुआ है. ऑल दिस इज इंक्लूडिंग, उसके बाद नीचे लिखा हुआ होगा नोटेबल सपोर्टर्स. एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा कि हु अमंग द फोर इज ऑफ द ब्रॉडर व्यू, हु अमंग द फोर इज ऑफ द मैनेजरियल व्यू. ठीक है, तो इसमें हेनरी फ्योल आप एक नाम देख रहे होंगे जो दोनों तरफ मेंशन्ड है. क्वाइट कंफ्यूजिंग. बट हेनरी फ्योल जब अपने पूरी थ्योरी देता है तो ही गिव्स अ ब्रॉडर व्यू. बट व्हेन हेनरी फ्योल हैज गिवन हिज स्पेसिफिक POCCC मॉडल, he talks about the executive only. So in that sense he falls in both the categories, otherwise you will have to remember. And अभी जब हम सारा evolution समझेंगे तो you will yourself understand how L.D. White, Wilson and everyone are on the broader side of it, and the Luther Gulick, Urwick, Herbert Simon and everyone is on the narrower side of it. तो ये वो लोग हैं, गुलिक हो गया, यहाँ पे इसमें फ्योल हो गया, जिन्होंने साइंटिफिक फॉर्मूलाज दिए कि बिल्कुल साइंटिफिक इस तरह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विल वर्क. अभी इवोल्यूशन में जब हम पढ़ेंगे तो ये सेकंड स्टेज है, कंफ्यूज नहीं होना है. जब हम सेकंड स्टेज पे पहुंचेंगे मैं वहीं पे बताऊंगा आपको. अभी के लिए समझ लो कि गुलिक ने एक फॉर्मूला दिया था पोस्ट कॉप. ठीक है, बिफोर मूविंग फर्दर मैं एक बार वापस जाऊंगा और आपको डेफिनेशंस बताऊंगा. ये समझ आया फर्क दोनों में? कोई कंफ्यूजन है? कौन सा ब्रॉडर होता है, कौन सा इंटीग्रल होता है? ठीक है, ब्रॉडर, इंटीग्रल, नैरो, मैनेजरियल समझ में आ गया. ठीक है,
I guess we'll have to remove it manually itself. मनोर को बुला देना एक बार. अब जब हम डेफिनेशंस पढ़ेंगे ना तो हमको बहुत क्लियरली समझ आएगा कि कौन सा नैरो व्यू में है, कौन सा इंटीग्रल व्यू में है, कौन सा बैलेंस्ड बात कर रहा है. ठीक है, बहुत सिंपल है. एल डिवाइड तो ओके सिंपल है, जस्ट लाइक वुड्रो विल्सन ही कंटिन्यूज टू से all laws, regulations, practices, relationship, everything includes for the execution of public policy. This is public administration. You can find the detailed definition. अभी एल डी वाइट की जब हम बुक देखते हैं, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसके साथ अभी आगे भी नोट्स में दोबारा भी मिलेगा ये. रिमेंबर दिस इज द फर्स्ट बुक इन द डिसिप्लिन. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के डिसिप्लिन में विच वाज द फर्स्ट बुक टू बी रिटन? एक बार रिपीट करो. एल डी वाइट्स इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. बड़ा सिंपल है. ठीक है. अब हर्बर्ट साइमन has written administrative behavior. Other books also has written. We'll come to that. He says by public administration is meant in common usage the activities of the executive branches of the national, state and local government. कौन सा व्यू है? नैरो व्यू है ना. और इसको हम क्या बोलेंगे, नेचर क्या बोलेंगे? मैनेजेरियल. क्यों? एग्जीक्यूटिव की बात कर रहा है खाली. ठीक है. तो हर्बर्ट साइमन अब हमको याद रहेगा, जितनी बार इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे उतनी बार याद रहेगा कि ये कौन सी व्यू का है? मैनेजेरियल, नैरो. देन डब्ल्यू.एफ. विलोबॉय, ठीक है, he has written principles of public administration. His view is in its broadest sense public administration denotes this and in narrowest sense it denotes this. Why I am saying this because again it is the same thing जो हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं. बार बार सेम चीज को बोलने का नो पॉइंट. समझने की बात है कि इसने नैरो सेंस और ब्रॉड सेंस दोनों को डिफाइन कर दिया है. ठीक है. नेक्स्ट, लूथर गुलिक कौन से में पढ़ा था? अभी हमने कौन से व्यू में पढ़ा था? नैरो व्यू में पढ़ा था. पोस्ट कॉप दिया था इसने, याद है? ऐसे पिक्चर मेमोरी बनानी है. पोस्ट कॉप दिया था इसने, प्रिंसिपल्स दिए थे पोस्ट कॉप के. तो ये नैरो व्यू वाला है, पूरा एकदम साइंटिफिक बनाने वाला है सिस्टम को. ठीक है. That part of the science of administration which has to do with the government and thus concerns itself primarily with the executive branch. Clear? Executive branch where the work of government is done. This is the managerial and executive view. Then Dwight Waldo has given this, the administrative state, and he has said the art and science of management. तो अब जब भी बोलता है आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजमेंट, एग्जाम में क्वेश्चन कई तरह से आ सकता है. इट विल से हु हैज सेड दैट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अ क्रिएटिव फील्ड आल्सो and a field where the science of management is also there. It will be Dwight Waldo. अब इस इन वर्ड्स के साथ वो खेल सकते हैं. And this has been a previous year question. We will discuss it later. This exact statement is a previous year question. The art and science of management as applied to the affairs of a state. What is it? Public administration. Who gave it? Dwight Waldo. We'll remember it. And one good definition is given by Marshall E. DeMock. We'll read it thoroughly. The definition says administration is concerned with the what and how of the government. What is this? The what is the subject matter. क्या है? Technical knowledge of the subject. What is the technical knowledge of a field which enables the administrator to perform its tasks? And the how is the technique of the management. What is the technique with which it will be done? So what and how. किसने बोला ये? Marshall E. DeMock. And then similarly Alexander Hamilton. It is a very early definition kind of thing, even before the discipline began. But you remember that Federalist Papers 1787, he advocates re-eligibility and continuity of the executive. But this often gets mentioned in IGNOU sources, in other academic sources of public administration. So at times it might be asked in the exam. That's why I have included that. And the latest definition. We'll study 3 Minnowbrook conferences today. The Minnowbrook third conference, which was held in 2008, it said a socially embedded process. Ab see, abhi tak what we were discussing,
principles, administration, executive, but scientific things. So 1900 something. We were in 20th century, but in 21st century, we are socially included here. Socially embedded process of collective relationship, dialogue, and action to promote human flourishing for all. Now, this definition is more near to what he said. He said, what is public administration? Doing for the welfare of the people. So, this becomes more near to that definition. But what is public administration is subjected to, it is a very subjective thing to, at what time we are discussing that. Manor? ठीक है. So we discussed broader integral view, narrow managerial view. अभी we discussed Gulick's post cop. के किसी को याद हो जाएगा अभी क्लास में पोस्ट कॉप क्या है? पोस्ट कॉप के सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे? कितना सिंपल है. सपोज यू आर ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सपोज यू आर ए क्लास मॉनिटर. व्हाट विल यू डू फॉर डूइंग एन इवेंट? फर्स्ट काम क्या होता है कुछ भी करने से पहले? प्लानिंग. Whenever you will plan something, what will you do? Organize it. But can you do it alone? You will need what? What will the staff, for staff, what will you require? The first admission comes the late. He took the admission first and he is late in the class. कोई बात नहीं, बैठ जाओ, बाकी ऑनलाइन कर लेना. ठीक है, अभी कुछ निकला नहीं है. ठीक है, तो क्या होगा स्टाफ के बाद? स्टाफ को आपको करना पड़ेगा डायरेक्ट. And once you direct the staff, you will require everyone coordinates. Then it reports to you and you do a proper budgeting. Post cop is done. तो अभी कौन बताएगा पोस्ट कॉप क्या है? ट्राई करो. डायरेक्ट रिपोर्ट एंड बजट, ऐसे ही याद करना है. ठीक है, सब याद रहेगा, बहुत बहुत सिंपल है. तो वी डिस्कस्ड. Do we need to discuss the differences again, or it is simple, crystal clear? Crystal clear. Broader, integral, और उसमें क्या difference है? Clear है? So let us move forward to the evolution. When we talk about the evolution of the discipline, as I already discussed with, आपको notes नहीं मिले ना? संजय, इनको notes दे दो print करके. ये इसमें मेरे चैट में होंगे. ठीक है, अब ये शेयर कर लो इनके साथ इतने. सो वील जंप टू पेज नंबर 5 where the evolution of public administration is written. So we'll be discussing 6 phases, though it is generally divided in 5 phases. But the recent one, the recent era can be further divided into 2 phases. I'll come to that when I'll discuss the 5th and the 6th phase. But starting with the first phase, what is it? This is politics administration dichotomy. क्या सुनते ही क्या समझ में आ रहा है? What is politics administration dichotomy? क्या समझ में आ रहा है सुनते? Separation, dichotomy, separation between politics and administration. Who are the proponents? Woodrow Wilson. अभी ये मैंने जो बोला था, I have told these people, आप अभी लेट आए तो सुन लो, कि we have to make a separate copy where we are writing the name of scholars and their books. अब यहां से मेन कहानी स्टार्ट हो जाती है. वुड्रो विल्सन का essay, what is it? The study of administration. He starts with the separation between politics and administration. Then the second comes Frank J. Goodnow. He wrote Politics and Administration, and he again separates the politics and the executive part of it and the state. Then third and the most important, L.D. White, in the introduction to the study of public administration, which I already mentioned you, is it? What is it? हाँ, first textbook of the discipline. Exam में question आएगा. Who wrote the फर्स्ट टेक्स्ट बुक ऑफ द डिसिप्लिन? वो बुक भी मेंशन नहीं करेंगे. अभी आप सोचो कि मैं याद रखूंगा कि इंट्रोडक्शन वर्ड लिखा है तो इंट्रोडक्शन हुआ है तो ये पहली किताब है, बट वो मेंशन ही नहीं करेंगे. ही विल से हु रोट, तो एल.डी. वाइट. ठीक है, तो जैसे मैं जब तैयारी करता था मैं कैसे याद रखता था?
कि बुक आएगी तो इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये पहली किताब है, बिल्कुल सिंपल याद रखने वाली बात है। और पर्सन आएगा तो मैं कैसे याद रखूंगा, वो व्हाइट मैन्स बर्डन से याद रखूंगा। उनको लगता है सब कुछ हम ही बताएंगे, तो सबसे पहले हम ही सिविलाइज करेंगे। तो ये एलडी वाइट एक आदमी था, इसको लगा मैं ही सबको बताऊंगा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, तो याद रखेंगे इट इज द फर्स्ट टेक्स्ट बुक ऑफ द डिसिप्लिन। So what they three propose is that we want to have a value neutral administration. And administration it is written, यहाँ पे nature of public administration में नीचे written है, लिखना नहीं है ये सब। It's a value neutral administration जहां पे politics and administration is entirely divided. Give me an example from India आज की डेट में where we have somewhat politics administration dichotomy. Election commission during the time of elections becomes entirely separate from the politics and even the executive, from the political executive. It becomes entirely separate. So there we can have what? Politics administration dichotomy. ठीक है? But then came the second phase. In the second phase, it is called the principles of administration. And well, when we'll be dealing with the subject of public administration, तो कंफ्यूज तो नहीं हो ना तुम कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्यों पढ़ रहे हैं? नहीं पता है ना, सिलेबस देखा है ना? हाँ ठीक है। तो when we deal with the subject of public administration, this phase becomes entirely important. इस फेज में when you study Luther Gulick, Orwick, Henry Fayol, MP Foley, Max Weber, these are itself chapters. आगे इन पे हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए क्या समझना है कि they gave scientific principles. तो we'll start with Willoughby where he gave the principles of public administration. इसका स्टेटमेंट हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, वहां हमने बुक लिखी थी। आप लोग लिख रहे हो सेपरेट बुक्स या घर जाके लिखने का सोचा है? सी अगर घर भी लिखना है तो कल लिख के लाना। व्हाट आई वांट इज, आप लोग बहुत अच्छी बात है कि घर जाके रिवाइज करके लिखने का सोच रहे हो, बट अगर आपने ये सोचा है हफ्ते भर का मैं एक साथ लिखूंगा, फिर वो कभी नहीं होगा। आई वॉन्ट इफ इट इज डन इन क्लास टुडे, इट इज डन एंड डस्टेड हियर ओनली। मुझे आपका यूपीएससी डिस्टर्ब नहीं करना है, या जो यूपीएससी की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं, वो जो भी कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो सब करते रहो। ये चीज डन एंड डस्टेड इन क्लास इटसेल्फ, पीवाईक्यूज, लेक्चर्स, नोट्स, एवरीथिंग। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द सेकेंड टेक्स्ट बुक इन द डिसिप्लिन, विलोबाइस की प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो पहले उसने क्या किया, एलडी वाइट ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को इंट्रोड्यूस किया और इन्होंने बता दिए प्रिंसिपल्स। देन इनके बियॉन्ड वील हैव गुलिक्स पोस्टकॉब। नोट्स में मिल गया आपको गुलिक्स पोस्टकॉब। अब गुलिक के वर्क्स जब हम बात करेंगे तो वील सी वी हैव नोट्स ऑन द थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज बाय लूथर गुलिक ओनली। ठीक है, देन वी हैव अ एडिटेड बुक। अब एडिटेड बुक के बारे में पता है आप लोगों को क्या होती है? कोई एडिटेड बुक जो होती है ना, उसके अंदर बहुत सारे स्कॉलर्स के आर्टिकल्स होते हैं, एंड देयर आर सम पर्संस हु आर रिस्पांसिबल फॉर एडिटिंग दैट एंटायर बुक एंड गेट इट पब्लिश्ड। ठीक है, तो जब आप लोग आगे बढ़ के पीएचडी करेंगे तो यू विल गेट योर आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन सम एडिटेड बुक्स और समथिंग। तो एक एडिटेड बुक है जिसका नाम है पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, बहुत सारे लोग इसको बोलेंगे कि ये ऑथर्ड बुक है गुलिक उर्विक की, एग्जाम में क्वेश्चन भी उतना आएगा, बट यू शुड अंडरस्टैंड द रेलिवेंस ऑफ दिस बुक, कि इस बुक के अंदर किस किस के आर्टिकल्स हैं। हेनरी फेयोल, मैरी पार्कर फोले, जेम्स डी मूनी, एल्टन मायो, ये सब लोगों की थ्योरीज आर वेरी रेलिवेंट टू द सब्जेक्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एंड देयर इज वन सिंगल एडिटेड बुक व्हिच हैज ऑल ऑफ देम इन सम वे और द अदर। तो ये दो वर्क्स हम किसके लिए याद रखेंगे? एक गुलिक के लिए नोट्स ऑन द थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर गुलिक एंड उर्विक। ठीक है, गुलिक एंड उर्विक गेव पोस्टकॉब। ठीक है, सो एट टाइम्स ओनली ऑप्शंस में सिर्फ गुलिक का नाम होगा, एट टाइम्स गुलिक एंड उर्विक होगा, बोथ आर राइट। ठीक है, देन हेनरी फेयोल्स पीओसीसीसी, जस्ट लाइक पोस्टकॉब वी हैव पीओसीसीसी, उसी का शॉर्ट फॉर्म है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कमांडिंग एंड
कंट्रोलिंग, ठीक है, वो सिमिलर ही है एंड वील स्टडी दीज ऑल इन डिटेल। इन सब के अंदर देयर आर प्रिंसिपल्स, वो प्रिंसिपल्स का क्या क्या मतलब है वो सब चीजें हम कल के या परसों के लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। देन मैक्स वेबर की थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी। तो बेसिकली इन जनरल व्हाट दे ऑल डिड वाज, एक फेज आया 1927 से 1937 तक एंड दिस फेज टॉक्ड अबाउट व्हाट, दिस फेज टॉक्ड अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। अब बिना पढ़े यहां पे और बिना पढ़े नोट्स में मेरे को बताओ ऐसे किसी भी चीज का क्रिटिसिज्म क्या होगा, मिस क्या हुआ यहां पे? अगर किसी भी चीज को साइंटिफिक बहुत ज्यादा कर दिया है तो व्हाट इज मिसिंग ओवर हियर? वैल्यूज मिसिंग हो सकती हैं, और क्या मिस हो सकता है? So basically, it's a very robotic view of the society that everything works in a particular way only. It removes the human element from it. It removes the element where we have human relations, where we have morality, where we have ethics, or maybe where we have social and psychological barriers. So what will come after this? When we have principles, there will be challenge. The next is era of challenge. अब ऐसे याद रखना है, याद रखना मुश्किल हो रहा है? नहीं हो रहा, सिंपल है, ठीक है। ये एरा ऑफ चैलेंज है। एरा ऑफ चैलेंज में कहां से स्टार्ट होता है? 1938 से स्टार्ट होता है। किसके बुक से स्टार्ट होगा? चेस्टर बर्नार्ड्स द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव, ठीक है। इट स्टार्ट्स रिजेक्टिंग द डाइकोटमी, ठीक है। सिमिलरली हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट्स करे गए एल्टन मायो के द्वारा। एल्टन मायो के हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट्स को डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे व्हेन वी विल स्टडी एल्टन मायो, ठीक है। We'll study separately human relations approach, that will be dealt separately, but here you understand that Elton Mayo belonged to the era of challenge. Then Herbert Simon gave classical principles are mere proverbs. क्या मतलब है mere proverbs? इनकी बुक भी है, he wrote proverbs of public administration. क्या मतलब हुआ इस बात का? कुछ एग्जाम्पल दो। era of challenge आया क्यों? वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने के बाद लोगों ने बोलना स्टार्ट किया, जैसे फॉर एग्जांपल मसोलिनी ने बोला मेक इटली, देन हिटलर ने बोला मेक जर्मनी, जैसे प्लेटो ने बोला था मेक एथेंस ग्रेट अगेन, जैसे आज ट्रम्प बोलता है। क्या है? प्रोवर्ब्स है, रिटोरिक है, कोई सेंस नहीं है लेकिन है। लेकिन असल में काम कौन कर रहा है? एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है। उसको आपने बांध दिया किसके साथ? साइंटिफिक प्रिंसिपल्स से। तो वर्ल्ड वॉर के टाइम पे क्या चाहिए था? डिस्क्रिशन चाहिए था, तुरंत एक्शन चाहिए था, बट प्रिंसिपल्स के में तो नहीं हो पाएगा। वहां तो रोबोटिक रेस्पॉन्स होगा। अब रोबोटिक रेस्पॉन्स तो बहुत सिंपल है। अभी पीछे देयर इज अ स्टूडेंट स्टैंडिंग एंड ही इज टेकिंग हिज टेस्ट कॉपीज, ठीक है, दैट इज वेरी सिंपल। तो एक प्रॉपर सेटअप है। बट सपोज ही कम्स टू मी एंड पॉइंट्स गन एट मी, देन आई माइट नॉट रेस्पॉन्ड द सेम वे। डिफरेंट है ना? तो एरा ऑफ क्राइसिस के टाइम पता चला कि नहीं प्रिंसिपल्स काम नहीं करेंगे, चैलेंज करना पड़ेगा। तो उसने बोला दीज आर मेयर प्रोवर्ब्स, कि भाई ये पॉलिटिक्स अलग है, एडमिनिस्ट्रेशन अलग है, इलेक्शन कमीशन अलग है, गवर्नमेंट अलग है, सब कहने की बातें हैं, ऐसा बोला, ठीक है। तो उसके बाद समझ में आया और उन्होंने एक और बुक दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, अ स्टडी ऑफ डिसीजन मेकिंग। इनका बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है हर्बर्ट साइमन का, बाउंडेड रैशनैलिटी। बाउंडेड रैशनैलिटी का मतलब किसी को पता है यहाँ पे? सब्जेक्टिव होना, बाउंडेड रैशनैलिटी में थोड़ा सा अंतर है। सब्जेक्टिव सब कुछ है। स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क में उसको बांध दिया, लाइक वी कंसीडर दिस एज अ राइट, और इट लाइज एट द राइट, and there is something which should lie, and then whether it is bounded rationality or not, it depends upon your constraints. What are the constraints when you take a decision? एक होता है जब डिसीजन लेना है किसी को एडमिनिस्ट्रेशन में, देयर इज अ टाइम कंस्ट्रेंट, कितने समय में लेना है,
मैं आपसे बोलूं कि आपको नेट जेआरएफ का एग्जाम देना है या नहीं देना है, डिसाइड करो, 6 महीने बाद बताना। एक बात है, मैं कहूँ 5 मिनट में बताओ मेरे को, एक बात है। तो देयर इज अ टाइम कंस्ट्रेंट ऑलवेज कि कितने टाइम में डिसीजन लेना है। और क्या कंस्ट्रेंट होता है? इंफॉर्मेशन कंस्ट्रेंट। पहला हो गया टाइम कंस्ट्रेंट, दूसरा हो गया इंफॉर्मेशन कंस्ट्रेंट। वो रिसोर्सेज वगैरह सब उसमें आ जाएगा कि आप इन्फॉर्म्ड हो या नहीं कि सही सही डिसीजन क्या है। वेदर यू नो और नॉट, देयर विल ऑलवेज बी लिमिटेड टाइम, there will always be what? Limited information. And even if you have all the time and all the information, there is limited brain. दिमाग भी तो लिमिटेड है, क्या गारंटी है कि सबसे सही डिसीजन लोगे? तो दैट इज व्हाट बाउंडेड रैशनैलिटी इज। व्हाट इज? लिमिटेड टाइम, लिमिटेड इंफॉर्मेशन, लिमिटेड ब्रेन। उस लिमिटेड के साथ ही फैसला लेना है। और ये जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हुए देखोगे ना, तुम समझ आएगा कि तुम्हारे एग्जाम में भी यही हो रहा है। ठीक है, घर जाओगे, एक तरफ अखबार पढ़ा यूपीएससी के लिए पढ़ने के लिए, एक तरफ लक्ष्मीकांत पढ़ी है, एक तरफ जेआरएफ की तैयारी करनी है। अब इस लिमिटेड टाइम, लिमिटेड इंफॉर्मेशन के अंदर और लिमिटेड ब्रेन के साथ तुमको डिसाइड करना है कि अब क्या पढ़ोगे। ठीक है, फिर तुम उसमें पोस्ट कॉप लगाओगे। ठीक है, तो प्लानिंग करोगे, ऑर्गेनाइज करोगे, स्टाफिंग हमारे साथ करोगे कि पैसे दे देता हूँ कोचिंग में जाके, तो मेरी तरफ से मेहनत करके मुझे करंट अफेयर्स तैयार करके वो दे देंगे। ठीक है, तो वो सारी चीजें करते चले जाओगे। ठीक है, नेवरदलेस नेक्स्ट इज रॉबर्ट डाहल। रॉबर्ट डाहल ने क्या दिया? द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 3 प्रॉब्लम्स। क्या है वो 3 प्रॉब्लम्स? जैसे अभी अनीस ने बोला, क्या था? एक वैल्यू डिफरेंट होता है, हर एक का वैल्यू डिफरेंट है। अभी मैंने तुम सबको बोल दिया कि तुमको पोस्ट कॉप के तरह से ही काम करना है। अब तुम में से एक बड़ा ऐसा इंसान है जिसको मेरिट पसंद है, और एक इंसान है जिसको हार्ड वर्क पसंद है। तो यू बोथ मे बी वेरी राइट इन द सिलेक्शन, बट बोथ में सेलेक्ट डिफरेंट स्टाफ। वो दैट इज व्हाट वैल्यू यू प्रिफर। एग्जाम्पल समझ रहे हो? जैसे इस एग्जाम्पल को बहुत यूज किया जाता है फुटबॉल में। फुटबॉल देखता है कोई? हाँ। तो लोग कहते हैं रोनाल्डो हार्ड वर्किंग है, मेसी इज द टैलेंट, आई लाइक टैलेंट, आई लाइक हार्ड वर्क। अब दोनों का डिसीजन सही है, दोनों ग्रेट प्लेयर्स हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि इट कैन बी अ साइंटिफिक प्रिंसिपल कि कौन बेस्ट है। इट विल ऑलवेज बी अ डिबेट। सेकंड क्या है? देयर पर्सनैलिटी। एवरी इंडिविजुअल हैज अ डिफरेंट पर्सनैलिटी, और उस डिफरेंट पर्सनैलिटी के साथ वो डिफरेंट डिसीजन लेता है। देन तीसरा क्या है? एक सोशल फ्रेमवर्क। सोसाइटी ने एक नॉर्म्स सेटअप कर रखे हैं। ठीक है, उस सोशल, अब समवन कमिंग फ्रॉम द वेस्ट विल नॉट अंडरस्टैंड व्हाट कास्ट फ्रेमवर्क वी आर हैविंग इन इंडिया। वो हमारा सोशल कंस्ट्रक्ट है, उससे बाहर निकल ही नहीं सकते। होपफुली एक दिन निकलेंगे, पर अभी तो नहीं दिख रहा। ठीक है, तो ये एरोक चैलेंज है जिसने क्या समझाया हमको कि वी नीड टू हैव दैट ह्यूमन एलिमेंट back in, and we cannot rely only on the principles per se of public administration. Principles से नहीं चलेगा, dichotomy से नहीं चलेगा। There are problems which will not allow us to have a simple set of principles. कौन कौन है इसमें? चेस्टर बर्नार्ड, हर्बर्ट साइमन, रॉबर्ट डाल, ड्वाइट वॉल्डो, एल्टन मायो एंड एफएम मार्क्स। याद रखना है। इसमें एक और चीज ध्यान रखनी है, अभी तो मैंने इसको सिर्फ एरा ऑफ चैलेंज बताया है। कई बार क्या होता है, आपसे पूछा जाता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए डिसिप्लिन कैसे इवॉल्व किया है। तो जैसे नेक्स्ट, अभी हम नेक्स्ट फेज पे आएंगे क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी में, तो वर्ल्डो विल से दैट एडमिनिस्ट्रेशन इज पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, सो एक और इवोल्यूशन है, उसको हमेशा के लिए याद रखने का बहुत सिंपल चीज याद रखना। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पहले स्टार्ट होगी विद डाइकोटमी, पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी। सेकंड इज प्रिंसिपल्स। थर्ड हम कई बार बोलते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज पॉलिटिकल साइंस। देन फोर्थ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस, एंड देन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लास्ट पेज खोलो अपने नोट्स का, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? मिल गया? सो वही है, बताओ इसका क्या होगा आंसर, जल्दी से बताओ। फोर्थ कैसे होगा?
फोर्थ ही तो नहीं होगा, सबसे पहले फोर्थ ही एलिमिनेट होगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी सॉल्व करें, आप लोग भी सॉल्व करो। क्या आंसर होना चाहिए सबसे पहले, क्या क्या होगा? ए। ए के बाद कौन सा आएगा? प्रिंसिपल्स आएगा या नहीं आएगा? तो ए के बाद क्या आएगा? बी। बी के बाद क्या आएगा? पहले पॉल साइंस होगा, पहले एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस होगा, या पहले पब एड होगा? हम्म। हाँ, थर्ड है। तो पहले पॉलिटिकल साइंस होगा, हाँ, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस होगा, और फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यहीं लिख लो इसको, टिक कर लो आंसर को, याद रखना है। ये पीवाई क्यू है, 2023 में आया है। अभी ये जो आपने गलती करी, ऐसा नहीं है कि आपको ये आता नहीं है, समझ में आ गया था जब क्लास में बोला था, आ भी गया है। एग्जाम में यही मिस्टेक्स होती है, 100 में से 10 क्वेश्चन हम ऐसे गलत कराते हैं जो आते हैं, ठीक है। नेवर इन योर एग्जाम यू विल गेट फेल्ड फ्रॉम दोस 10 क्वेश्चंस, बीट यूपीएससी, बीट जीआरएफ, which no one knows. You will always fail when you will mark wrong the question which everyone knows. अब ये क्वेश्चन है, अगर ये कोई बच्चा गलत करके आएगा उसका जीआरएफ नहीं हो सकता। ये बेसिक है, ठीक है, इसको कहते हैं हाथ का क्वेश्चन है, ये गलत होना ही नहीं है, ठीक है। और इस टॉपिक से रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन आया? एक और था, हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी को भी। बिल्कुल सिंपल है। क्या है आंसर? उल्टा लिख दिया है बस, डीसीबीए। हम्म, ठीक है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का बताओ, फर्स्ट का सबसे पहले कौन बताएगा? तो डिस्कस किया था अभी, सिंपल है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि नहीं, मैं तो पॉल साइंस कर रहा हूं, मुझे इतनी पॉल साइंस पता है, मैं चले जाता हूं। अब दीज आर द क्वेश्चंस विच यू विल एनी डे करेक्ट, मार्क करेक्ट, अगर 1 घंटे भी पबेड पढ़ गए हो तो। क्लास में ना भी पढ़ाओ, 1 घंटे भी पढ़ गए हो अगर पबेड, तो ये ठीक कराओगे। बट वही बिना करे बच्चे जाते हैं और बार बार नेट में फंसते हैं, दैट इज द प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं, अभी तक समझ में आ रहा है सबको? कोई प्रॉब्लम किसी को? अगला फेज का नाम क्या है? क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी क्राइसिस क्यों हुआ? क्या हुआ था 1948 के टाइम पे? डीकोलोनाइजेशन। ऑल साइंस स्टूडेंट्स को सबसे एकदम बोलना चाहिए, डीकोलोनाइजेशन हुआ। तो क्या हुआ? चैलेंज आएगा, सिस्टम्स चेंज हुए, न्यू कंट्रीज इमर्ज, न्यू सिस्टम्स इमर्ज, उन न्यू सिस्टम्स के लिए और प्रिंसिपल्स फेल्ड अर्लियर प्रिंसिपल्स, तो एरा ऑफ चैलेंज आया है। तो उन्होंने, वॉल्डो ने लिखा था एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट, जिसके बारे में अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था, द आर्ट एंड साइंस, ठीक है। ड्वाइट वॉल्डो का स्टेटमेंट है फेमस कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज बोथ आर्ट एंड साइंस। डिबेट है, क्या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच ऑफ पॉलिटिकल साइंस है या अपने आप में एक ऑटोनोमस डिसिप्लिन है? अब जब भी आप ये डिबेट का लाइन पढ़ोगे, हर बार क्या याद करोगे एग्जाम को, इसको नोट्स को पढ़ते हुए क्या याद आएगा बार बार? कि पॉलिटिकल साइंस पहले था और एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस बाद में था। इस स्टेटमेंट आपको हमेशा बताएगा कि पहले पॉल साइंस का पार्ट माना जाता था, एंड देन वी थॉट कि नहीं यार, ये तो अलग डिसिप्लिन है, फिर उसको हम कहेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस है, देन वील से नहीं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ये बात अलग है कि अभी भी पॉल साइंस के जीआरएफ के सिलेबस में है वो, ठीक है। देन वील हैव न्यू ह्यूमन रिलेशंस थ्योरीज। अब न्यू ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच में क्रिस एग्रिस इज देयर। क्रिस एग्रिस करने दिया था हमको टी ग्रुप मॉडल, लिखना नहीं है ना, मैंने यहां लिखा है, लिखना नहीं है, पूरा टी ग्रुप मॉडल पढ़ेंगे क्या है, ठीक है। डुगलस मैक्रोगर का थ्योरी एक्स थ्योरी वाई पढ़ेंगे, फ्रांसिस लिकर्ट का लीडरशिप मॉडल्स पढ़ेंगे, सिस्टम 1 to 4, ये सब इन लोगों ने दिए हैं। ये सब क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी टाइम के मॉडल्स हैं, लीडरशिप के मॉडल्स हैं, ये सब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे बिकॉज दैट इज पार्ट ऑफ योर सिलेबस। देन एफ डब्ल्यू रिग्स ने क्या दिया? इकोलॉजिकल अप्रोच दी,
क्या होता है इकोलॉजिकल अप्रोच, डिटेल में पढ़ेंगे, बट समझो कि हर चीज एक एनवायरनमेंट से इंपैक्ट होती है। मेट्रो से कौन कौन आया है? तुम तो नहीं आया, भीगे हुए हो, ठीक है। मेट्रो यूज करते हो, इंडियन रेलवे यूज किया है, फिर रेलवे गंदा क्यों है, मेट्रो साफ क्यों है? एनवायरमेंट, ठीक है। यहां मैं कूड़ा इकट्ठा कर दूं, आप पेपर क्रश करके फेंकोगे यहाँ पे, और ये साफ रहेगा तो बैग में रखोगे, सिंपल है। एनवायरमेंट का बहुत इंपैक्ट पड़ता है। यही इंसान सिंगापुर में जाके ड्राइविंग करेगा, रैश ड्राइविंग नहीं करेगा, यहाँ दिल्ली में शीशा उतार के गाली देगा, सिंपल है। तो दैट दिस इज ट्रू, ठीक है। तो वो एनवायरमेंट का इंपैक्ट है। इकोलॉजिकल अप्रोच को बहुत डिटेल में हम लोग करेंगे। इकोलॉजिकल अप्रोच और एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट है, बट गर्मी लग रही है? नहीं, मेरे को लग रही है, ठीक है। तो ये समझ में आया। तो ड्वाइट वॉल्डो, क्रिस एग्रिस, मैग्रॉगर, रेंसिस लिकर्ट, देन बेनिस, वी ऑस्ट्रॉम, एफडब्ल्यू रिग्स, सब लोग क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी के फेज में है, ठीक है। बट देन केम द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज, फेज 5। अब एट टाइम्स जो निकोलस हेनरी का भी जो क्लासिफिकेशन है, एट टाइम्स जो क्लास, कभी वो पूछा सकता है कि फेजेस में किसने डिवाइड किया है, तो निकोलस हेनरी इज द नेम। वो नोट्स में मेंशन नहीं है, बट क्वेश्चन नंबर 10 में मार्क कर लो, क्वेश्चन नंबर 10 में ऊपर लिखा हुआ है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज मेंशन्ड बाय निकोलस हेनरी। तो नोट्स में कहीं मेंशन नहीं है कि इवोल्यूशन के स्टेजेस किसने और दिए हैं। तो स्टेजेस 10, क्वेश्चन नंबर 10 का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ही लिखा है। तो निकोलस हेनरी कभी, अभी तक तो नहीं ये पूछा है, किसी दिन पूछ सकते हैं। तो इवोल्यूशन अलग अलग बुक्स में अलग अलग टाइम्स लिखे हुए हैं, मोर और लेस कोइंसाइडिंग विद ईच अदर। तो 5 स्टेजेस दिए हैं, बट 5th स्टेज को कई बार हम 6th स्टेज में डिवाइड कर लेते हैं, जहां न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और न्यू पब्लिक मैनेजमेंट को हम अलग कर देते हैं। क्या है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? तो जो 5th फेज आया, पब्लिक पॉलिसी एंड न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इट स्टार्टेड वे बैक इन 1968 itself with the Minobrew Conference 1. It was led by whom? Dwight Waldo again, ठीक है। Then Frank Marini wrote a book, a edited book, which was Towards a New Public Administration. अब इसमें अपने नोट्स में आप देखो कि एन न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सेकंड पॉइंट में एम्फेसाइज्ड ऑन एथिक्स, सोशल इक्विटी, डेमोक्रेटिक वैल्यू, सिटीजन सेंटर्ड प्रैक्टिसेस। कोई मुझे बताएगा इंडिया के अंदर कहां कहां हम इसको न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की इन वैल्यूज को देख सकते हैं? सपोज एक बात बताओ मेरे को, एक हॉस्पिटल खोला जाए, ये तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का डिसीजन है, बट कहां खोला जाए? एक रिच कॉलोनी में, एक पॉश कॉलोनी में खोला जाए, या फिर एक विलेज में खोला जाए? कहां नीड है? विलेज में खोला जाए। इसमें क्या कंसिडरेशन किया आपने? सोशल इक्विटी की बात करी आप, ठीक है, एथिक्स की बात करी। अब जब ये चीजें विल टेक पार्ट, तो इट विल बिकम अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। क्या है? एमजी नरेगा किसका पार्ट बनेगा? वो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है। आप सोशल इक्विटी की बात कर रहे हो। मिड डे मील कहां से आया? आप न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हो, ठीक है। सिमिलरली बहुत सारी आप उसको कर सकते हो, बहुत सारी स्कीम्स को यू कैन रिलेट टू इट। अब ऐसा नहीं होता कि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1968 में है तो 2015 की जनधन योजना को आप उससे रिलेट नहीं करोगे, ठीक है। इट इज टॉकिंग अबाउट सोशल इक्विटी, तो यू कैन रिलेट इट टू दैट। देन H.G. Fredrickson, he wrote New Public Administration in 1980. Remember this name because this is the same person. अभी आगे आप देखोगे ये 3 मिनोब्रू कॉन्फ्रेंसेस को देख लो, तीनों कॉन्फ्रेंसेस के कुछ चीजें समझ लो। यहां अभी मैंने बताया H.G. फ्रेडरिक्सन ने बुक लिखी 1980 में, बट एट द सेम टाइम ही चेयर्ड द मिनोब्रूक कॉन्फ्रेंस 2 इन 1988, ठीक है। इस पे अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है, बट ये दोनों नाम आप लिख लीजिए। द प्रोसीडिंग्स वर पब्लिश्ड इन द एसेस एडिटेड बाय रिचर्ड टी मेयर। मिनोब्रूक कॉन्फ्रेंस 2 में आप देख पा रहे होंगे, रिचर्ड टी मेयर, एंड पब्लिश्ड बाय टिमी बेली, ठीक है। नाम क्या रखा गया? पब्लिक मैनेजमेंट इन द इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड, एसेज इन द मिनोब्रूक ट्रेडिशन। यहां से हमारा न्यू पब्लिक मैनेजमेंट स्टार्ट हो गया। क्या है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट? it's no longer just the government, the
the society, the public private partnership is there. कोविड याद है? कोविड का वैक्सीनेशन याद है? कौन कौन इन्वॉल्व था? गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी, प्राइवेट हॉस्पिटल इन्वॉल्व थे, एनजीओज इन्वॉल्व थे, प्राइवेट वैक्सीन मेकर्स इन्वॉल्व थे, सिविल सोसाइटी इन्वॉल्व थी, सिविल सर्वेंट्स इन्वॉल्व थे, एवरीवन वाज इन्वॉल्व. देन वी मेड अ कोविन पोर्टल, डिजिटल इंडिया इन्वॉल्व था. ठीक है, देन ओनली द वैक्सीन कुड बी पॉसिबल. ये एग्जांपल क्या है? न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, एवरीवन इज ऑन बोर्ड. देन मिनोब्रूक कॉन्फ्रेंस 3 की जब हम बात करते हैं 2008 में, सो इसका लोकेशन याद कर लेना. There was once assistant professor के एग्जाम में there was a question asked, it's Blue Mountain Lake and Lake Placid. यहाँ पे we gave the concept of 3 E's. क्या है 3 E's? Economy, efficiency and effectiveness. सिंपल है. क्या है इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस? किसी ने पासपोर्ट बनवाया रिसेंट में? नहीं बनवाया? पासपोर्ट सेवा केंद्र देखें अब कितना सही हो गया. सिंपल, यू गो वेबसाइट पर लॉग इन कीजिए, अपना एरिया डिसाइड कीजिए, यू अप्लाई, दे विल गिव यू दीज ऑल डिस्ट्रिक्ट्स आर इन योर region and in this district this is the date. You click on the date, go with your documents, they will get it done within 15 minutes. After that one policeman will come to your house and verify. Verification के process की detail में I won't go since it's an online lecture also. ठीक है, but anyways the process is simpler. ठीक है, पहले जो चीज शायद बहुत महीनों के इंतजार में मिलती थी, 5 दिन में पासपोर्ट बन जाता है, तत्काल में 3 दिन में ही पासपोर्ट बन जाता है. कैसे चेंज आया? क्या पॉलिटिशियंस में चेंज आ गया? एडमिनिस्ट्रेशन में एफिशिएंसी आई, इफेक्टिवनेस आया, इकोनॉमिकल हो गया बहुत ज्यादा. ठीक है, तो दिस इज 3 E's. एग्जाम में क्या क्वेश्चन आ सकता है? 3 E's को मिनोब्रूक कौन से कॉन्फ्रेंस से जोड़ोगे? न्यू पब्लिक मैनेजमेंट को किससे जोड़ोगे? सेकंड से. न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को किससे जोड़ोगे? फर्स्ट से. इस तरह के क्वेश्चन ही आएंगे, सिंपल क्वेश्चन आएंगे. तो दिस वाज द पार्ट ऑफ द कंटेम्पररी एरा. एट टाइम्स यू विल बी हैविंग दिस एंटायर थिंग इन द 5th phase, और एट टाइम्स इट विल बी डिवाइडेड इन द 5th and the 6th phase. दिस इज सिंपल. ठीक है, तो अभी तक हमने क्या किया है, क्या क्या समझाया अभी क्लास में? इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन समझाया, बेसिक बस. ब्रॉडर इंटीग्रल व्यू समझाया, नैरो मैनेजरियल व्यू समझाया, और फिर हमने पूरा इवोल्यूशन समझाया, हाउ द डिसिप्लिन इवॉल्व्ड. इस पे कोई क्वेश्चन आएगा तो हो जाएगा या नहीं होगा? बहुत सिंपल है. कोई प्रॉब्लम आएगी? अब किसी का कोई डाउट है तो पहले पूछो, फिर आगे बढ़ते हैं. वैसे आगे कुछ है नहीं खास बढ़ने के, लेकिन पूछो, बताओ किसी का कोई डाउट है तो. आया समझ? बढ़िया. ठीक है. So the next topic is at times which is asked कि पब्लिक वर्सेस प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन. अब ये सिलेबस में मेंशन कर दिया है, टॉपिक बड़ा नहीं है बट सिलेबस में मेंशन्ड है. कैसे समझोगे इसको? पब्लिक वर्सेस प्राइवेट में क्या फर्क होता है? अब इसमें 2 तरह के थिंकर्स मिलेंगे. कुछ कहेंगे कि ये डिफरेंट है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिफरेंट है, प्राइवेट डिफरेंट है. अब इन्होंने बात करी स्टार्टिंग में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? सोशल वेलफेयर है. प्राइवेट में प्रॉफिट है. भाई डोमिनोज और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एम सेम नहीं हो सकता, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सेम नहीं हो सकता. बट ये क्या बोलेंगे? दोनों में तो हायरार्की है, दोनों पोस्ट कॉप करेंगे, उनको CSR भी करना पड़ेगा, तो वो वेलफेयर में भी चले जाएंगे. एंड अब तो PPP होता है. नितिन गडकरी जी बिना प्राइवेट के सड़क ही नहीं बनाते. जब तक वो टोल कलेक्ट नहीं करेंगे तब तक सड़क बनेगी नहीं. तो क्या है? वो कहेंगे सिमिलर है. डिफरेंट के पॉइंट्स क्या है? So we'll have Paul H. Appleby. What he'll say कि there are 3 differences. One is the political character. अब इसको देख लो, एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ गया कि क्या 3 डिफरेंस बताए, तो एक है क्या? पॉलिटिकल कैरेक्टर. अब ये तो ट्रू है, प्राइवेट का पॉलिटिकल कैरेक्टर नहीं है तो डिफरेंट हो जाएगा. सेकंड डिफरेंस इज स्कोप इज डिफरेंट. पब्लिक का वाइडर स्कोप है. ठीक है, बहुत ब्रॉड स्कोप है. देन पब्लिक अकाउंटेबिलिटी. प्राइवेट की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है. जैसे कि हमारी कोचिंग, तो उसको हम एक प्राइवेट कोचिंग है, ठीक है, आई एम नॉट अकाउंटेबल टू पब्लिक इन जनरल, आई एम अकाउंटेबल टू यू. You are my customer, you have come here, you are taking education, I have promised you something, I am accountable to you. But this is some private money that is being spent in the coaching. I am not publicly accountable. Similarly,
the government, each and every money they spend, they are accountable. Okay. Then Josiah Stamp, he gave difference on 4 principles, which is uniformity, finances, responsibility, service. Simple है, इसमें कुछ समझने जैसा है नहीं. Then Herbert Simon said that public is bureaucratic, political and characterized by red tapeism, while private is business like it is for profit. ठीक है, तो ये वो लोग हैं जिन्होंने बोला डिफरेंट है. बट देन देयर इज हेनरी फ्योल, एमपी फोले, लूथर गुलिक, लिंडल उर्विक. ये लोग बोलते हैं कि ये सिमिलर है. अब ये कौन लोग हैं, पहचान पा रहे हो जिन्होंने क्या बोला था? कौन से फेज के लोग हैं सारे? फेज कौन सा था इवोल्यूशन में? जाओ वापस जाओ, नोट्स में खोलो आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं. कौन से फेज के लोग हैं सारे? तो जिसको ये बोलना है कि एडमिनिस्ट्रेशन इज अ साइंस, वो क्या बोलेगा कि पब्लिक और प्राइवेट के लिए अलग साइंस लगती है? नहीं, साइंस तो थंब रूल है, रूल ऑफ थंब है, वो तो सबके लिए एक ही होगा. तो ये याद करना मुश्किल होगा कि जिन्होंने बता दिया कि ये साइंस है, तो उनको बताना पड़ेगा कि पब्लिक का भी वही रहेगा, प्राइवेट का भी वो रहेगा. एंड जिसने डिफरेंस किया, दे विल बी हियर. ठीक है, सिंपल है. सो दीज वर द टॉपिक्स दैट वी हैड टू कवर फॉर टुडे. क्या क्या हमने किया? हमने ब्रॉडर इंटीग्रल व्यू, नैरो मैनेजरियल व्यू पढ़ा, हमने इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा, हमने पब्लिक प्राइवेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में डिफरेंस पढ़ा. नाउ वील डू दी क्वेश्चंस दैट आर रिमेनिंग, जो अभी तक हमने नहीं करे. सेकंड क्वेश्चन क्या है? Who among the following rejected the politics administration dichotomy? किसने रिजेक्ट किया था, बताओ इन चारों में से. देखो, डाइकोटमी को सपोर्ट वुड्रो विल्सन ने किया था, WF विलोबाउ ने प्रिंसिपल्स दिए थे, फ्रैंक जे गुडनो ने लिखा था, सपोर्ट किया था, एंड LD वाइट ने सपोर्ट किया था डाइकोटमी को. लेकिन यहाँ पे आपको दो लोगों के बारे में नहीं पता, हर्बर्ट साइमन और रॉबर्ट मर्टन. रॉबर्ट मर्टन को भूल जाओ, तो हर्बर्ट साइमन को हमने कहाँ पढ़ा था? क्या कंसेप्ट पढ़ा था हर्बर्ट साइमन का? बाउंडेड रैशनैलिटी पढ़ा था, प्रोवर्ब्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा था. पीछे जाओ वापस, ऐसे तो याद होगा. हर्बर्ट साइमन ने क्या लिखा है? क्रिटिसाइज्ड क्लासिकल प्रिंसिपल्स एज मेयर प्रोवर्ब्स एंड अनसाइंटिफिक. तो ही रिजेक्टेड व्हाट? द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी. क्या एग्जांपल दिया था मैंने यहाँ पे? मेक अमेरिका ग्रेट अगेन. ऐसे याद रखना है, प्रोवर्ब्स बोल दिया इसने. ये सारी बातें हैं, सच्चाई कुछ और है. तो सिमिलरली Herbert Simon gave this. It is administrative behavior 1947. He gave this. He rejected the politics administration dichotomy. Next question. इसका आंसर बताओ, कौन बताएगा? Who among the following said, like physics or chemistry, administration is governed by principles? गुलिक. ठीक है, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स गुलिक ने भी दिए थे, उर्विक ने भी दिए थे, पर गुलिक और उर्विक है दोनों ऑप्शंस में, हम लोग गुलिक की तरफ जाएंगे. और गुलिक, ये स्टेटमेंट तो इनफैक्ट इज डायरेक्टली फ्रॉम गुलिक, बट अगर पोस्ट कॉप पे भी क्वेश्चन आएगा और गुलिक उर्विक अलग अलग है, तो गुलिक पे जाएंगे. साथ में है तो गुलिक एंड उर्विक. ठीक है, फोर्थ हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी. फिफ्थ क्वेश्चन, हु डिफाइंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? अब ये नहीं बताया तो मतलब क्लास ढंग से नहीं करी. आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजमेंट. द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजमेंट. क्लास के स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, इनकी गलती नहीं है तो लेट आए थे. ड्वाइट वॉल्डो. ठीक है, इसका आंसर है ड्वाइट वॉल्डो. नाउ नेम द एडिटर ऑफ द बुक टुवर्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मिनो ब्रूक.
अभी नोट्स रिवाइज करोगे तो ये याद रहेगा। इसका आंसर क्या है बताओ? फ्रैंक मरीनी। ठीक है, सो याद रखना है। हालांकि आपके लिए इजी इसलिए होता है क्योंकि मिनोब्रूक कॉन्फ्रेंस 1968 में हुई है। उसके बाद 1971 में, यही बुक के सामने लिखो, फ्रैंक मरीनी के सामने लिखो 1971। बुक 1971 में आई है, अभी हमने ऊपर पढ़ा भी है इसको। ठीक है, फ्रैंक मरीनी टुवर्ड्स द न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अभी हमने पढ़ा है, रिवाइज करोगे आ जाएगा। बट अगर एग्जाम में कुछ याद ना होता तो कैसे करते? फ्रैंक जे गुडनो और WF विलोबाय कहां पढ़े थे? डाइकोटमी में पढ़ा था गुडनाओ को, और प्रिंसिपल्स में पढ़ा था विलोबाय को। और मिनोब्रूक तो 68 की बात है, ये दोनों लोग हो गए कौन? पुराने। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, JRF में हर चीज डायरेक्टली सॉल्व नहीं होगी। अभी यहाँ पे तो ये पता है फ्रैंक मरीनी हमने नोट्स में इन्वॉल्व कर रखा है, ना होता ये, बट एटलीस्ट ये दो ऑप्शंस को एलिमिनेट करके यू आर 50-50 टू इट, निगेटिव मार्किंग है नहीं। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, समझना है कि यार मुझे इसमें से कौन सा ऑप्शन पता है। डू आई नो फ्रैंक जे गुडनो? यस आई डू, इट इज फ्रॉम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी, तीन ही तो नाम पढ़े हैं वहां पे मैंने, एक गुडनो का है। देन डू आई नो विलोबाय? हाँ, इसने तो सेकंड बुक ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दी थी, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स 1927, तो ये तो मेरे को पता है 27 का है। मिनोब्रूक कब हुई है? 68, मेरे को पता है। बुक तो उसके बाद ही आएगी। कब आएगी बुक? 1971 में आई है। व्हाट इज द बुक? टुवर्ड्स द न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मिनोब्रूक। हु रोट? आप नहीं भूलेंगे, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर कौन बताएगा? और इसका आंसर इज वेरी इजी, मैंने शायद 1 से 1.5 मिनट पहले इसका आंसर बोला है, अभी जस्ट डिस्कशन में। एलिमिनेशन टेक्निक लगेगी, ये भी बता रहा हूं। कैसे किया? बस सिंपल इतना ही करना था। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना था कि बाकी सबके नाम मेरे को नहीं याद, लेकिन क्योंकि अब ये क्वेश्चन आ चुका है तो अब सबके नाम याद करने हैं। पॉल एच एप्पलबाई के आगे एक और लाइन लिखो, फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, कभी क्वेश्चन आ जाए। पॉल एच एप्पलबाई, ठीक है, इनकी बुक कौन सी है हुई फिर इस हिसाब से? हाँ, इनकी बुक कौन सी हुई? मॉरलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। देन सेकंड, जॉन एम गॉस, LD वाइट, एमी डिमॉक, इनकी बुक कौन सी हुई? द फ्रंटियर्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये 1936 लिख सकते हो उसके आगे, बुक के आगे। विलोबाई की बुक का ईयर किसको पता है? विलोबाई स्टार्टेड प्रिंसिपल्स के टाइम पे, प्रिंसिपल्स का फेज कब स्टार्ट हुआ था? 27, 1927 इनकी बुक है। LD वाइट की बुक कब थी? इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1926। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पहली बुक 1926 LD वाइट, इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरी बुक विलोबाई की आई, प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1927, एक साल के गैप पे। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, ड्वाइट वॉल्डो की बुक कौन सी है इसमें? फिर आपके आंसर के हिसाब से आइडियाज एंड इश्यूज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 1953 की बुक है ये। एट्थ का आंसर कौन बताएगा? एट्थ तो हमने बिल्कुल क्लियर डिस्कस किया है क्लास में। सेकंड, कौन कौन सेकंड के फेवर में है? और कौन कौन फर्स्ट के फेवर में? फर्स्ट, फर्स्ट, फर्स्ट। कोई थर्ड और फोर्थ के लिए नहीं है? नहीं, फर्स्ट ही है इसका आंसर। बिकॉज ही सेड दे आर मेयरली प्रोवर्ब्स, वो सही रीजन है इस बात का कि ही रिजेक्टेड द प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन।
ठीक है। एग्जाम के अंदर जब भी स्टेटमेंट क्वेश्चंस आए, यू विल ऑलवेज से कि अरे बिल्कुल डायरेक्ट तो नहीं बैठ रहा है, बट इफ इट इज रीजनेबली डायरेक्ट, अगर रीजनेबल लिंक बना पा रहे हो कि हाँ यार दोनों में लिंक है, तो इट विल ऑलवेज बी हाँ इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ये जब धीरे धीरे हम पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो पेपर सेटर का नेचर हम लोग समझेंगे, इसमें हमको ये समझ में आएगा कि यू डू नॉट नीड टू थिंक अबाउट कि ये बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशन है। बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशन ना हो कोई दिक्कत नहीं है, इट शुड एटलीस्ट बी लिंक्ड टू ईच अदर। ठीक है। पोस्ट कॉप किसने दिया है? 9th क्वेश्चन गुलिक एंड उर्विक। 11th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस आगे आएगा, आगे के लेक्चर में हम लोग करेंगे जब हम पूरा एनपीए डिटेल में पढ़ेंगे। एनपीए के डेवलपमेंट के लिए इट वाज इंपॉर्टेंट। 1967 में ये हुई थी, इसके बाद मिनोब्रूक कॉन्फ्रेंस हुई थी। ठीक है। मिनोब्रूक कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 68। पब्लिकेशन ऑफ बुक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन टाइम ऑफ टर्बुलेंस, ये इसके बाद में आई थी। ठीक है, ड्वाइट वॉल्डो की बुक। एंड पब्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बाय उर्विक, दिस इज वे बैक इन 1943। ठीक है, तो अरेंज हो जाएगा डी ए बी सी, फोर्थ इसका आंसर होगा। लास्ट का आंसर बता दो। 1968। ठीक है, तो आई थिंक दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। अभी अब मेरे को बताओ कि दिस लेंथ ऑफ द लेक्चर सूट्स यू, या इसके बियॉन्ड आना बंद हो जाएगा मेरे हिसाब से। इफ विल गो बियॉन्ड 1.5 आवर और 1 hour 15 minutes, तो क्योंकि बिकॉज हमको लगता है कि हमने बहुत कम देर पढ़ा है, बट बहुत ज्यादा कंज्यूम कर लेते हैं हम उतनी सी देर में। ठीक है, ये चीजों पे बिफोर आई स्टार्ट द क्लास टुमारो आई विल आस्क यू सम थिंग्स, आई विल एक्सपेक्ट कि आप सब लोग इसको ढंग से पढ़ के आओ। आई विल फोर्स यू कि तुम लोग इसको इतने अच्छे से करो कि ये ना भूलो। हो पाएगा? सिंपल है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एवरीवन। और आप लोगों ने आई थिंक यू मेड गुड नोट्स आउट ऑफ दिस। इफ यू हैव नॉट, तो आई होप एंड आई विल सी यू गाइस टुमारो, तो यू विल बी देयर विद दोज नोट्स। स्ट्रक्चर सिंपल है, कुछ फैक्ट्स छोड़ो, सिर्फ बुक्स का बना लो अभी एक सेपरेट पबएड में से, अभी बाकी चीजों का बनाते रहेंगे। ठीक है, एक जगह पे लिख लो पांचों इवोल्यूशन। ठीक है, लिख लेना फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, फेज 5, और बस लोगों के नाम लिख देना। ठीक है, और उनकी बुक, बस इतना लिख दोगे काम हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन उतने में से ही आते हैं, बाकी सारी कहानी उसको याद रखने के लिए। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, आई होप। हाँ, ईयर तो रखना ही है, मतलब बुक को लिखने का मतलब है कि बुक का नाम, बुक है कि ऐसे है कि एडिटेड बुक है, उसका साल क्या है, उसका ऑथर क्या है, वो लिखना है। ठीक है, डिटेल में लिखना है। ठीक है, public administration as administrative science and public administration as public administration. अच्छा, Administrative science और public administration. मैं बताता हूँ तुमको। इसमें क्या है कि जब हम किसी भी डिसिप्लिन की बात करते हैं, ठीक है, तो क्या वो अपने आप में अभी एक डिसिप्लिन जितना इवॉल्व हो चुका है, या इट इज जस्ट अ सब डिसिप्लिन ऑफ समथिंग। तो जब हम बात करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज पॉलिटिकल साइंस, तो हम कहते हैं पॉलिटिकल साइंस के अंदर तो बस ये छोटा सा सब डिसिप्लिन है। बट व्हेन वी से कि नहीं, पॉलिटिकल साइंस के बाहर निकल के इट हैज इवॉल्व्ड एंड इट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस इन इटसेल्फ इज बिगर। ठीक है, जब हम बात करते हैं इस एरा की, जब डिबेट चल रही है कि वो पॉलिटिकल साइंस का पार्ट है या नहीं, तो या नहीं, पॉल साइंस से बाहर निकल चुका है, इट इज एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस। बट even now, even then, it is not being recognized as a discipline in itself. But when we go to the phase where 1990s onwards, जो ये phase है, यहाँ पूरी theory of the subject is developed. We have new public administration in place, new public management in place. The theory of the subject, the working of the subject discipline is in place. So public administration as public administration is a discipline in itself.
अब वो किसी एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस का एक सब डिसिप्लिन नहीं है, पॉलिटिकल साइंस का एक सब डिसिप्लिन नहीं है। अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अ डिसिप्लिन इन इटसेल्फ। समझ रहे हो? जैसे तुम लोग क्या करते हो, पॉल साइंस से एमए कर रहे हो, पॉल साइंस से एमए करने में आईआर का टॉपिक पढ़ोगे, बट आईआर से जब एमए करोगे तो आईआर इज द डिसिप्लिन, बट जब पॉल साइंस के अंदर आईआर पढ़ोगे इट इज सब डिसिप्लिन। गेटिंग? उसी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस के एज अ सब डिसिप्लिन उस समय देखा जा रहा है कि हाँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, पूरे टोटल एडमिनिस्ट्रेशन का एक पार्ट है पबएड, बट अब पबएड ही खुद में डिसिप्लिन है, लास्ट पार्ट। तो इवोल्यूशन में बस क्रोनोलॉजी आएगा, सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि पहले क्या हुआ। तो बट ऑब्वियस है, कुछ ना भी आता हो तो ये तो पता ही होना चाहिए कि फाइनल इवोल्यूशन का प्रोडक्ट क्या होगा, कि खुद डिसिप्लिन बन गए, बाकी सब उससे पहले होगा। और पॉल साइंस पहले होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस बाद में होगा, इतना याद रखोगे सब याद रहेगा। ठीक है? और कोई डाउट है किसी को? सारे पीवाईक्यू साथ में कवर होंगे। इसके अलावा शुभ्रा मैम खुद भी पीवाईक्यूज कराएंगी विच विल बी नॉट रिलेटेड टू द क्लास। मैम आया करेंगी, कभी कभी क्लास हुआ करेगी 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे की मैम के साथ में, और शुभ्रा मैम जेआरएफ के 10 20 30 50 100 जितने पीवाईक्यूज उनका उस समय मन करेगा वो कराएंगी, और उसके अराउंड की सारी थ्योरी खुद एक्सप्लेन करेंगी, बीट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बीट वेस्टर्न थॉट, बीट वो। तो मैम इसमें क्लासेस लेती रहेंगी, एंड जो बाकी सारे सब्जेक्ट्स हैं वो मैं और रोहित सर आपस में डिवाइड करके लेंगे। हाँ रोहित सर भी कराएंगे। ठीक है? डन। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट, कल मिलते हैं। कुछ नहीं पढ़ना है, डिटेल में कुछ नहीं पढ़ना है, जो इसमें लिखा है सिर्फ उतना पढ़ना है। इसके अलावा पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, अगर जो मैंने सॉल्व कराए हैं उसके बियॉन्ड कुछ पीवाईक्यूज मिलते हैं वो सॉल्व करने हैं। कोई क्वेश्चंस हैं आके मेरे से मिलना है, क्लास से पहले आके मिलना है, क्लास के बाद आके मिलना है, मेरे से मिलो, मेरे साथ बैठो, डिस्कस करो, बट इसके आगे मास्टरी नहीं करनी है सब्जेक्ट में। बस इतना ही करोगे बहुत बहुत है। नेवर गो फॉर दैट 100th क्वेश्चन, वो 99 की तैयारी करो। एक क्वेश्चन है जो नहीं आता होगा हमेशा, ठीक है? मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो इन्वॉल्व नहीं करे होंगे, वो वंस इन अ लाइफ टाइम क्वेश्चन है, वो बार बार नहीं आएंगे, वो सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो 5 क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा छोड़ने पड़ेंगे। ठीक है? थैंक यू।